हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का इतिहास और इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके किताब में दिए गए ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान का भरना, मिलान करना इत्यादि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हल सहित हम देखेंगे। तो यदि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो, और यदि आप शिक्षक हैं और BPSC हेड टीचर का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आप दोनों के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि वर्तमान में बहुत सारे मार्केट में गेस और गाइड उपलब्ध हैं जिसमें ज़रूरत से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दिया गया है और आंसर भी गलत दिया गया है। तो बहुत अधिक और गलत पढ़ने से फ़ायदेमंद है। कम पढ़ें, सही पढ़ें और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करें। तो हम लेकर आए हैं जो आपके NCERT बुक के अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए रहते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है कि आमतौर पर परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों में से दिया जाता है। उन्हीं प्रश्नों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इटली और जर्मनी जो दो देश हैं, ये वर्तमान में किस महादेश में है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा यूरोप। यानी इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जिस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी वह था हैप्सबर्ग या अर्लिया वंश या बुर्बो वंश या जारशाही वंश। तो उस वंश का नाम था बुर्बो वंश। यानी बुर्बो वंश की ही स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यानी मेजनी ने किस संगठन का निर्माण किया था। तो ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिखेटारिया या डायट। तो मेजनी ने जिस संगठन का स्थापना किया था उसका संबंध था कार्बोनरी संगठन से। यानी मेजनी का जिस संगठन से संबंध था वह था कार्बोनरी। चौथा प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी कौन सा देश इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था, उसके विरुद्ध था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर पर्सा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था वह इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं या हेड टीचर की तैयारी किए हैं तो इन प्रश्नों को साथ साथ में बनाते चलें। हमारे आंसर बताने से पहले आप बनाते चलें कि आपका कितना सही होता है। चूँकि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है तो शुरुआती चैप्टर ही है, तो आपका कितना तैयारी है इसका अंदाज़ा आपको स्वयं से लग जाएगा। तो पांचवा जो प्रश्न है वह है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। यानी गैरिबाल्डी कौन सा काम करता था। तो आपके ऑप्शन हैं सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था। तो गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बीपीएससी हेड टीचर का परीक्षा जो कैंसिल हो गया है, आगे होने वाला है, तो उसके सिलेबस में भी देखे होइएगा कि दिए हुए है कि एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड का जो सोशल साइंस होगा उससे 10 नंबर आएगा, और जियोग्राफी को अलग एक 10 नंबर का विषय बनाया है। तो उसमें आपको हिस्ट्री, पोल साइंस, सिविक्स इत्यादि सोशल साइंस में आएंगे, तो 10 नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट होने वाले हैं सोशल साइंस से। तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का राज्य का जो निर्माण किया था, ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8वां प्रश्न है, जाल्वेरिन एक संस्था थी, यानी जाल्वेरिन जो थी वह किस प्रकार की संस्था थी पूछ रहा है। तो क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी या पादरी सामंतों की संस्था थी। तो जाल्वेरिन जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। आप या तो वीडियो को बार बार देखकर भी इसको याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं आंसर सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति किसने दिया था? तो आपके लिए ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जिसने किया था वह करेक्ट है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह संधि हुई थी 1864 या 1866 या 1870 या 1871। आपके लिए ऑप्शन है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1871 ईस्वी में। इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जो है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपकी किताब का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी यूरोप के जो वासी थे वे किस देश के साहित्यों को और उनके ज्ञान विज्ञान को जो है अपना प्रेरणा मानकर उससे जानकारी लेते थे? ऑप्शन दिया है जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा यूनान, यानी यूरोपवासी यूनान से साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा लिए। 12वां प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि, कौन सी संधि? एड्रियानोपुल। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन है तुर्की, यूनान, हंगरी और पोलैंड। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह तुर्की के साथ हुई थी। आप अपना देखते रहें कितना सही हो रहा है। वीडियो के अंत में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगर मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं, आपने तैयारी किए हुए हैं, तो कितना आपका सही हुआ, या बीपीएससी हेड टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर 1 से आप कितना सही बना पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 जो प्रश्न दिए गए थे बहुविकल्पीय दिए गए थे, 4 इसके विकल्प दिए गए थे, ये भी ऑब्जेक्टिव ही थे, और ये भी जो अगला दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के किताब में वह रिक्त स्थानों को भरने वाला है, और ये भी जो है ऑब्जेक्टिव में ही आता है। और रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक आप बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रश्न से 2, 3, 4 प्रश्न इससे बनते हैं। बहुविकल्पीय नहीं होते हैं, लेकिन भरने वाले प्रश्न थोड़े से लंबे होते हैं और उनसे और क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले में पहला प्रश्न दिया है कि डॉट डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। यानी पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरी महाशक्ति यूरोप की महाशक्ति के रूप में जर्मनी का जन्म हुआ, वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद ऐसा हुआ। तो वह युद्ध था सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन हुई और दूसरी महायूरोपीय शक्ति जो है जर्मनी का जन्म हुआ सेडान के युद्ध में। दूसरा प्रश्न है सेडोवा का युद्ध डैश 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 और डैश डैश के बीच हुआ था। यानी सेडेवा का जो युद्ध हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडेवा का युद्ध हुआ था। चूँकि किताब में यह बहुविकल्पीय नहीं है इसलिए आप टिक नहीं लगा सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसमें भर सकते हैं या कॉपी में आप लिख कर याद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग का भी अंत कर दिया। यानी जो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उस क्रांति के फलस्वरूप किस युग का अंत हुआ। तो ओर्लियन राजतंत्र युग जो था, ओर्लियन राजतंत्र युग का अंत हो गया। तो पहला प्रश्न था कि किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो सेडान के युद्ध में। और सेडेवा का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। और 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने ओर्लियन राजतंत्र युग का अंत कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश 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 रहते थे और इटली के डैश 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 से बचा रहा। यानी वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते थे। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। पांचवा प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश 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 को वहां का राजा घोषित किया गया। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के किस शासक को यूनान का राजा घोषित किया गया। तो बवेरिया के जिस शासक को यूनान का राजा घोषित किया गया उस शासक का नाम था ओटो प्रथम। ओटो प्रथम को ही यूनान का पहला राजा घोषित किया गया जब यूनान स्वतंत्र हुआ। और ओटो प्रथम जो था कहाँ का पहले शासक था, बवेरिया का। तो इसी को यूनान का राजा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो जो हंगरी की राजधानी है वह है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया, ओटो प्रथम को। और हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। चलिए अब आगे जो दिए हुए हैं वह दिया हुआ है मिलान करना है। यानी दो समूह दिए हुए हैं, समूह अ और समूह ब, दोनों का मिलान करना है। देखिए देखने को तो यूट्यूब पर बहुत
आजकल चैनल आपको मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग का चैनल नया है, लेकिन अनुभव बहुत पुराना है। तो चूँकि हम लोग के विद्यालय के बच्चे भी हमेशा कहते थे कि यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा नज़दीक होने पर तो हम लोग देखते हैं, लेकिन इतना ना क्वेश्चन और गलत सलत दिया रहता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो परीक्षा के अंतिम समय में कन्फ्यूजन जो होता है बहुत घातक होता है। इसलिए ऑथेंटिक प्रश्नों का संग्रह जहाँ मिले, किताब का मिले और सही उत्तर आपको लगे, कुछ को क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद ही उसको देखिए और उसको याद कीजिए। तो अभी तक आपने देखा 12 प्रश्न जो किताब का बहुविकल्पीय था उसको हमने देखा, 6 प्रश्न जो था रिक्त स्थानों को भरने वाला था उसको हमने देखा। अब दिया हुआ है समूहों का मिलान। तो पहला जो दिए हुए है समूह अ और समूह ब, उसको हम देखते हैं। समूह अ में दिया है 1 में मेजनी, 2 में हीगेल, 3 में बिस्मार्क और 4 में विक्टर एमैनुअल। और समूह ब में दिया है क में दार्शनिक, ख में इटली, ग में राजनीतिज्ञ और घ में जर्मन चांसलर। इसका मिलान करना है। तो जो मेजनी का संबंध है, मेजनी का संबंध किससे है? इटली से। ठीक है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी मेजनी की। अच्छा, हीगेल जो थे वे हीगेल क्या थे? दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मन चांसलर था। और विक्टर एमैनुअल जो था वह क्या था? राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो जो आपका मिलान होगा वह होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, परीक्षा में ऐसे ही आता है। और आपका यह जो प्रश्न है इससे कितना प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किसका कौन सा आंसर होगा। प्रश्न पूछ सकता है कि मेजनी का संबंध किस देश से है, हीगेल क्या था, जर्मनी का चांसलर कौन था, या विक्टर एमैनुअल क्या था। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक का है ख, 2 का जो है क, 3 का है घ और 4 का है ग। यानी मेजनी का इटली से, हीगेल दार्शनिक, बिस्मार्क का जर्मन चांसलर और विक्टर एमैनुअल का राजनीतिज्ञ। 1 का ख, 2 का क और 3 का घ और 4 का ग होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर मिलान ही है, तो इस मिलान में देखते हैं समूह और समूह ब का। तो 1 का है वियना सम्मेलन। यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1814-15 में। वियना सम्मेलन 1814-15। और मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1848। और इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871। और सेडना का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में सेडना का युद्ध हुआ। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4। 1 का क्या हो रहा है? तो 1 का है घ, यानी वियना सम्मेलन 1814-15। दूसरा मेटरनिक का पतन है 1848, यानी 2 का ग। तीसरा है इटली का एकीकरण 1871, यानी 3 के क। और चौथा है सेडना का युद्ध 1870, यानी 4 के ख। यह होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से समूहों का मिलान है। समूह का समूह ब से मिलान करना है। जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाए तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास बार बार करें, क्योंकि मैट्रिक इंटर के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपके स्कोर बढ़ाने वाले होते हैं। नंबर अधिक उन्हीं से आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना आप सही बना पाए उतना नंबर हो गया, कोई कटौती नहीं होता है। जबकि
खास करके सोशल साइंस में यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखते हैं तो आपके लिखावट पर, अक्षर पर, शुद्धता पर कुछ ना कुछ अंक कटते ही हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष तैयारी परीक्षा के नज़दीक में करें, इससे आपका नंबर बढ़ेगा। तो अगला जो मिलान है वह है समूह ए में दिया है कोसुथ। तो कोसुथ जो था वह था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1829 में, और यूनान को स्वतंत्रता मिली थी 1832 में, और पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में। फिर से लिख लेंगे। एक का क्या है, एक का था ख, दो का है ग, तीन का है घ, और चार का है क। यानी कोसुथ तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, एड्रियानोपुल की संधि तो 1829, यूनान की स्वतंत्रता तो 1832, और पोलैंड का आंदोलन जो था 1863 का। चलिए, परीक्षा में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना हो, क्योंकि डेटा अधिक है, उसमें से दिया रहता है कि इतना का ही बनाना है, तो उसमें आप एक चीज़ करेंगे कि शुरू से सही बनाएं, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है। तो अगर मान लीजिए कि 80 प्रश्न दिया है, उसमें से 40 ही आपको बनाना है, आप 60 बना दिए, तो शुरू का 40 ही चेक होता है, बाद वाला आपका नहीं चेक होगा। तो बाद में आप सही भी बनाए तो आपका व्यर्थ गया। शुरू में अगर लगातार बना दिए, गलत बना दिए, तो आपका नंबर ऐड हुआ नहीं। तो आप जब भी परीक्षा दें तब पहले शुरू से सही बनाते जाएं, आप शुरू में ही गलत नहीं करें। अगर जितना पूछ रहा है उतना आपको सही नहीं आ रहा है, तो बाद के प्रश्नों में आपको किसी प्रश्न पर अगर डाउट लगे लेकिन बनाना हो तो बाद के प्रश्नों में बनाएं। शुरू में अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हम 50 बनाना है या 40 बनाना है तो 60 बना के आए हैं, कोई तो 50 सही होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह बोर्ड में ही चेक होता है और कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होता है। तो शुरू से ही जितना प्रश्न बनाने का दिया रहता है, शुरू से उतना ही प्रश्न को चेक करके बाकी प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। तो इस बात को भी परीक्षा में ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी आपके लिए वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो शेयर करें, इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, या फिर आपका कितना सही हुआ इसमें, या और किस विषय पर जल्दी से हमको वीडियो आपके लिए लाना चाहिए, कमेंट करके बताएं। और बार बार आपसे एक ही बात कहते हैं कि अनुभव बहुत है, चैनल भले ही नया बना है, तो अपने अनुभव का फ़ायदा हम आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करके मनोबल को प्रोत्साहित करें, ताकि आपके लिए मेहनत किया जा सके और वीडियो लाया जा सके। आप हमारे अन्य सोशल साइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, ट्विटर पर, या फिर आप टेलीग्राम पर भी सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल से विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपके लिए उपयोगी अन्य वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश होगी। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।